सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम डीसी यादव है और आप सभी का डीसी आईएएस पे स्वागत है। 23 जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम सबसे बेहतर और सबसे अलग अंदाज में। हमारे साथ आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए डीसी आईएएस इंस्टीट्यूट को। आज का अपना पहला सवाल है साथियों कि पैटेट बेट नामक दुर्लभ चमगादड़ कहाँ पाई गई है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पैटेट बेट नामक दुर्लभ चमगादड़ देखी गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। बात अगर छत्तीसगढ़ की करें दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था, जिसकी राजधानी है रायपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। भूपेश बघेल कांग्रेस से संबंधित हैं। कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, और नया जो सरकार राजस्थान में कांग्रेस की बनी है वो हिमाचल प्रदेश में बनी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब ने यहाँ पर मुख्यमंत्री की शपथ ली है। इसके अलावा दोस्तों अन्य राष्ट्रीय उद्यानों की अगर बात करें छत्तीसगढ़ के, तो कांगेर घाटी जैसे मैंने बात की, यहाँ दुर्लभ पैटेट चमगादड़ पाई गई है। इंद्रावती भी राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा गुरघासी राष्ट्रीय उद्यान भी है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों अचान कमार जो अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है ये पाया जाता है। तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व देश में है, 18 में से एक अचान कमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ पूछी जाती हैं। प्रमुख जनजातियों की अगर बात करें तो कमार, कोरबा, बिरहोर, बैगा, गोंड, ये उबर, ये महत्वपूर्ण जनजातियाँ छत्तीसगढ़ की। अगला सवाल है कि गणतंत्रता दिवस 2023 पर भारत के मेहमान कौन होंगे? फ्रांस के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के राष्ट्रपति, मालदीव के राष्ट्रपति या इजिप्ट के राष्ट्रपति? ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं होते, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इजिप्ट यानी मिस्र के राष्ट्रपति गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर भारत के मेहमान होंगे। इजिप्ट गीजा के पिरामिड और नील नदी के लिए जाना जाता है। तो ये 2 फैक्ट याद रखिएगा आप। अगला सवाल है कि साइक्लोन नामक युद्धाभ्यास, ये पहला युद्धाभ्यास है, किसके साथ भारत कर रहा है? पहला सवाल का जवाब ये दीजिए आप। दूसरा कहाँ हो रहा है आपको बताना है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, राजस्थान के जैसलमेर में साइक्लोन नामक युद्धाभ्यास हो रहा है। और ये किसके साथ भारत कर रहा है? जिसके राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं, यानी मिस्र, इजिप्ट। अगर राजस्थान की बात की जाए दोस्तों, तो 30 मार्च 1949 को राजस्थान की स्थापना हुई थी। इसकी राजधानी है जयपुर, जिसे गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अशोक गहलोत साहब। कांग्रेस यहाँ पे सत्ता में है। और इसके अलावा अगर कांग्रेस के राजकीय कुछ बात करें तो यहाँ का जो राजकीय पशु है साथियों वो ऊँट है, क्योंकि ऊँट भारी मात्रा में पाया जाता है, आप सभी को पता है। खेजड़ी जो है वो राजकीय वृक्ष है, जो ट्री है वो खेजड़ी है। इसके अलावा यहाँ का राजकीय जो खेल है साथियों वो है बास्केटबॉल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किस राज्य का राजकीय खेल बास्केटबॉल है, तो सही आंसर होगा आपका राजस्थान। राजस्थान की अगर अन्य पहलू की बात करें साथियों, तो राजस्थान में विधानसभा में जो सीटें हैं वो है 200, लोकसभा में सीटें हैं 25 और राज्यसभा में यहाँ 10 सीटें हैं। राजस्थान अपने प्रमुख किलों के रूप में जाना जाता है, जहाँ बहुत सारे किले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँगा माउंट आबू की। माउंट आबू जो राजस्थान में स्थित है अरावली पहाड़ी पर, और यहीं पे है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो अगर आपसे कोई पूछे दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो माउंट आबू पे स्थित है। माउंट आबू पर्वत शिखर है किसका? अरावली का। लेकिन अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? तो उसका सही नाम है गुरु शिखर। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। राजस्थान के अंदर कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेंगे, जैसे एक राष्ट्रीय उद्यान था रणथंभौर। हालांकि अब इसका नाम बदल के राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी के नाम पे कई राष्ट्रीय उद्यान हैं, याद कर लीजिएगा आप लोग भी। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। इसके अलावा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपको राजस्थान में मिलेगा। और एक है डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम मरु राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। साथियों केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है एक रामसर साइट भी है। के अलावा एक पक्षी अभ्यारण्य भी है और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व विरासत स्थल में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। राजस्थान के प्रमुख जो इमारतें हैं अगर उनकी बात करें तो इसमें सबसे पहले नाम आता है हवा महल का। हवा महल
जिसे 1799 में राजा सवाई सिंह के द्वारा बनाया गया था। अगर आपसे कोई पूछे कि हवा महल किसने बनवाया था तो सवाई जयसिंह ने बनवाया था। एक सवाल आपसे और पूछा जा सकता है कि हवा महल के वास्तुकार कौन थे, तो वास्तुकार थे लालचंद। लालचंद हवा महल के वास्तुकार थे। 1799 में राजा सवाई जयसिंह ने बनवाया था इसको। और साथियों ये 5 मंजिला इमारत है। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है साथियों कि श्रीलंका को सर्वाधिक ऋण देने वाला देश कौन सा बन गया है? भारत, चीन, अमेरिका, फ्रांस। अपना प्यारा भारत ने श्रीलंका को वित्तीय स्थिति से निकलने के लिए सर्वाधिक ऋण देने वाला देश बन गया है। भारत के बारे में आप लोग जानते हैं। राष्ट्रपति यहाँ के द्रौपदी मुर्मू साहब हैं। प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। और लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। लोकसभा के जो सभापति हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, जगदीप धनखड़ साहब हैं। जगदीप धनखड़ साहब भी राजस्थान से आते हैं और ओम बिरला साहब भी राजस्थान से आते हैं। अगला सवाल है कि क्रिप्स से हिप्किंस किस देश के नए प्रधानमंत्री होंगे? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या पपुआ न्यू गिनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री होंगे क्रिप्स हिप्किंस, क्योंकि इससे पहले जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। न्यूजीलैंड में साथियों राष्ट्रपति नहीं होते, ये एक जो कॉमनवेल्थ कंट्री है उसमें आते हैं, यानी यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं होते। जो ब्रिटेन के राजा हैं इस समय चार्ल्स प्रथम, वही इन लोगों के भी राजा होते हैं, वो राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करते हैं। ऐसा आपको ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलेगा, कनाडा में आपको देखने को मिलेगा, पपुआ न्यू गिनी में देखने को मिलेगा। हालांकि भारत इससे बाहर है। अगला सवाल है कि गुआने जुआन फुक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वो किस देश के राष्ट्रपति थे? चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, वियतनाम। इसका सही आंसर ऑप्शन डी साथियों, ये साथियों वेनेजुएला होगा, क्षमा चाहते हैं, वेनेजुएला होगा। तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अमेरिका की नीतियां और रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध ने एक और देश की सत्ता को गिरा दिया है, क्योंकि पहले से वेनेजुएला आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था। अमेरिका ने उसके ऊपर कई पाबंदियां लगाई, क्योंकि एक तरीके से वो समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपना रहा था और एक तरीके से बर्बाद कर दिया अमेरिका ने वेनेजुएला को, हम ये कह सकते हैं। और अल्टीमेटली कई बार वहाँ पे सत्ता चेंज हुई और फिर से गुआने जुआन उक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला सवाल है कि भारत ने किस देश में स्पोर्ट डेवलपमेंट के लिए 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विस्तार किया है? श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान या बांग्लादेश। अभी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब यानी सुब्रमण्यम जयशंकर साहब मालदीव के विजिट पे थे, तो इन्होंने मालदीव में 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। मालदीव के बारे में आप लोग जान लीजिए, इसकी राजधानी माले है। ये लक्षद्वीप सागर में बसा हुआ है, हिंद महासागर में। 26 द्वीपों पे छोटे छोटे, मुस्लिम कंट्री है ये, इस्लामिक साम्राज्य है और इब्राहिम सोले यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर साथियों। अगला सवाल है कि किस राज्य में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन वाली श्रृंखला बनाई है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या केरल। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, उड़ीसा के कटक में ऐसा किया गया है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन की श्रृंखला बनाई है। उड़ीसा के बारे में आप लोग जानते होंगे। उड़ीसा जहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक साहब। 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा की स्थापना हुई थी। 1936 में बिहार और उड़ीसा 2 राज्यों की स्थापना हुई थी, आप याद कर लीजिए। हमने कहा नवीन पटनायक साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीजू जनता दल से आते हैं। इनके पिताजी का नाम था बीजू पटनायक, उन्हीं के नाम पे रखा गया। 5 बार ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हॉकी खेल को बढ़ावा देने में इनका अहम योगदान है और प्रेजेंट टाइम में इंडिया हॉकी विश्व कप की मेज़बानी कर रहा है और ये उड़ीसा से स्टार्ट हुआ है। तो बहुत एक तरीके से बहुत महान व्यक्तित्व है नवीन पटनायक साहब का। इसके अलावा उड़ीसा के अगर राज्यपाल की बात की जाए तो गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। 147 विधानसभा में सीटें हैं, 1 सदनीय है यानी विधान परिषद नहीं है। लोकसभा में सीटों की संख्या 21, जबकि राज्यसभा में है 10। जो उड़ीसा का हाई कोर्ट है ये दोस्तों कटक में है, राजधानी भुवनेश्वर में नहीं है, जैसे आप छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में पाओगे, मध्य प्रदेश का जबलपुर में पाओगे ऐसे। और उड़ीसा की सबसे बड़ी खासियत ये है दोस्तों कि यहाँ पर एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है जिसका नाम है शिमलीपारा बायोस्फीयर रिजर्व। तो अगर आपसे कोई पूछे
कि उड़ीसा में क्या कोई जैव मंडल है, क्योंकि टोटल भारत में 18 ही हैं, तो उसमें एक आपको उड़ीसा में मिलेगा, सिमलीपारा जैव मंडल या बायोस्फीयर रिजर्व। ये एक नेशनल पार्क भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है और एक टाइगर रिजर्व भी है। उड़ीसा दोस्तों कोणार्क मंदिर के लिए जाना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, जिसे गंग वंश के जो शासक थे नरसिंह देव बर्मन ने नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था और इसमें 24 पहियों वाला 7 रथ है जो सूर्य को खींच रहे हैं, ये दिखाया गया है। और जब आप 10 रुपये का नोट देखेंगे तो उसमें भी कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है, रथ की पहिया बनी हुई है, आप पा जाएंगे। और इसके अलावा साथियों कई रामसर साइट आपको मिलेंगे, यानी आर्द्रभूमि मिलेंगे उड़ीसा में जो रामसर साइट में लिस्टेड हैं। अगर मैं उनकी बात करूं तो एक तो है तापरा झील। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए तापरा झील जो आर्द्रभूमि है किस राज्य में स्थित है, आपका आंसर होगा उड़ीसा। और दूसरा है हीराकुंड बांध का आपने नाम सुना होगा जो महानदी पे बना हुआ है। तो हीराकुंड बांध ये भी रामसर साइट में आता है। और सिमलीपाला जिस राष्ट्रीय उद्यान की हमने बात की थी, बायोस्फीयर रिजर्व की बात की थी, वो भी एक रामसर साइट है। उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है महानदी, जैसे मैंने बात की, इसी महानदी पे बना है हीराकुंड बांध, जो दुनिया का सबसे लंबा बांध है। अगर मैं उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यानों की बात करूं तो एक तो हमने बात की कि सिमलीपारा राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। सिमलीपारा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में आएगा। वैसे ऐसा जानकारी आप पूछ लीजिए, अदरवाइज ये पूछेगा नहीं। और यहाँ पर सिर्फ भौंकने वाले ना हिरण पाए जाते हैं, सबसे बड़ी सवाल ये है। और दूसरा है आपका भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, इसको कौन नहीं जानता है, जहाँ रिडले ओलिव कछुआ पाया जाता है, अपने उनका प्रजनन स्थल है। तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी आपको उड़ीसा में मिलेगा। यहाँ पर खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं, ये सवाल कई बार एग्जाम में आया है। और उड़ीसा में एक झील है जिसका नाम है चिल्का झील, ये काफ़ी फेमस है क्योंकि यहाँ पे भी खारे पानी के डॉल्फिन पाए जाते हैं। चिल्का झील है, ये एक खारे पानी की झील है और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें डॉल्फिन पाया जाता है। डॉल्फिन पता है आपको, जो भारत का जलीय जीव है, तो ये चिल्का झील में पाया जाता है। तो ये था उड़ीसा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर साथियों। अगला सवाल है कि हाल ही में किस मूल भारतीय अमेरिकी महिला ने अकेली दक्षिणी ध्रुव को फतेह किया। यानी एक ऐसी महिला जिसने अकेले दक्षिणी ध्रुव, आप जानते हो अंटार्कटिका महाद्वीप, वहाँ पे अकेले गई बिना किसी के सहारे से, उनका क्या नाम है? सीमा सिंह, दिब्बा जैन, कैप्टन हरप्रीत या सोनाली कौशल। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कैप्टन हरप्रीत एक ऐसी भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है जिन्होंने अकेले दक्षिणी ध्रुव पे चढ़ाई की। और मैं बता दूं साथियों, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि जो रिस्क इन्होंने लिया ये सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि -50 डिग्री टेम्परेचर में इन्होंने चढ़ाई की अंटार्कटिका महाद्वीप की और 1397 किलोमीटर का इन्होंने सफ़र किया। आप सोच सकते हैं अकेली महिला थी ये। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है साथियों, और अंतिम सवाल है अपना, कि पराक्रम दिवस किस महान स्वतंत्रता सेनानी की स्मृति में मनाया जाता है? लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद या भगत सिंह। सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है। 23 जनवरी को हर वर्ष सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन मनाया जाता है और भारत सरकार ने इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था, आपको पता है, 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो अब सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती है 23 जनवरी, उसे हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस के अगर हम बारे में बात करें साथियों, तो आप लोग इनके बारे में अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। सुभाष चंद्र बोस साहब का जन्म 23 जनवरी
1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ, जहाँ भी हमने बताया कि मानव रिबन श्रृंखला बनाई गई थी वहाँ पे। और इन्होंने, इनकी खासियत ये थी साथियों दोस्तों कि इन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद सरकार नामक का गठन किया, एक तरीके से स्वतंत्र सरकार की घोषणा कर दी थी। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इनका महत्वपूर्ण नारा था। हालांकि इनकी मृत्यु की अगर बात करें साथियों तो एक दुर्लभ, एक आप ये कह सकते संशय बना हुआ इनकी मृत्यु को लेके कि कैसे इनकी मृत्यु हुई, उसका भी सवाल आज तक पूछा जाता है देश से, सरकार से। तो ये थे आज के टॉप 10 सवाल। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। सेशन इसलिए लेट हुआ साथियों क्योंकि मुझे 2 बार बनाना पड़ा। पहली बार जब मैंने बनाया तो उसमें कुछ दिक्कत आ गई। सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब तक आपने DCIS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।